आप सभी शिक्षार्थियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मुकुंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे PSRM स्टडी चैनल में। आज की क्लास में हम लोग एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का टॉपिक है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक एरिक्सन महोदय, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये प्रमुख सिद्धांत दिया जो व्यक्ति के जीवन काल, संपूर्ण जीवन काल के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले मानसिक परिवर्तन, मानसिक द्वंद्व और उसके पश्चात व्यक्ति के निर्णयन क्षमता या निर्णय लेने की क्षमता के बारे में, व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक क्षमता के बारे में जानकारी देती है। एरिक्सन का यह सिद्धांत मनुष्य के विकास में, मनुष्य समाज में रह के, समाज में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए किस तरह अपना बौद्धिक, अपना मनोवैज्ञानिक, अपना सामाजिक विकास करता है, तो यह सिद्धांत हमें उसके बारे में प्रभावशाली रूप से समझाता है। एरिक्सन के सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले एरिक्सन के आरंभिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना काफ़ी उपयोगी रहेगा। यदि हम एरिक एरिक्सन के आरंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म 15 जून 1902 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ। इनकी माँ एक यहूदी महिला थी और इनकी माँ ने एक जर्मन डॉक्टर से शादी किया। लेकिन इनकी माँ ने शादी की ये बात अपने बेटे से यानी एरिक्सन से नहीं बताई। एरिक्सन जब बड़े होते हैं और जब इनको पता चलता है अपनी माँ की शादी के बारे में, तो यह अनुभव, यह सूचना इनके लिए भावनात्मक तौर पे उद्वेलित करने वाला था। इमोशनली ये काफ़ी शॉक हुए। इनका जो ये मनोविज्ञान, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, निश्चित तौर पे ना आप देखोगे तो इनका जो बचपन का अनुभव है, इनका जो निजी अनुभव है, वो काफ़ी हद तक इन्हें मनोवैज्ञानिक रूप में सोचने के लिए, मनोसामाजिक दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करने वाला था। हम लोग देख रहे हैं कि इनकी माँ ना एक यहूदी महिला थी और एक जर्मन डॉक्टर से शादी करती है और यह बात इनकी माँ इनसे छुपा लेती है। जब एरिक्सन को सच्चाई का पता चलता है तो इस बात को लेकर वो काफ़ी भ्रमित होते हैं। उनके व्यक्तिगत अनुभव उन्हें व्यक्ति के पहचान के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। एरिक्सन ने स्वयं भी यह बताया, स्वयं अपने शब्दों में ही यह बताया कि एक बच्चे के रूप में वो हमेशा सोचते थे कि वो कौन है और समाज में किस तरीके से वो घुल मिल गए। ठीक है ना। तो हम लोग एरिक्सन के आरंभिक जीवन के बारे में देख रहे हैं। देखिए, व्यक्ति जो भी सोचता है ना, उसके अपने निजी अनुभव काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इनका निजी अनुभव खासतौर पे पहचान केंद्रित जो इनका चिंतन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावशाली था, प्रेरित करने वाला था। इनके अपने निजी जीवन के जो अनुभव थे उसके बारे में जब ये सोचते थे तो इन्हें ये पता, तो ये इस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित हुए कि व्यक्ति की खुद की क्या पहचान होती है, व्यक्ति समाज में अपनी पहचान को कैसे निर्धारित करता है, कैसे बनाता है। तो एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के का परिचय हम लोग प्राप्त करते हैं। एरिक्सन का जो ये मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, यह व्यक्तित्व के सिद्धांत में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एरिक्सन अगर हम देखते हैं तो सिगमंड फ्रायड से ये काफ़ी प्रभावित दिखाई देते हैं। एरिक्सन फ्रायड से काफ़ी प्रभावित है और फ्रायड की तरह ही बालक के व्यक्तित्व के चरणबद्ध विकास में यह विश्वास करते हैं। जैसे फ्रायड का मानना है कि बालक का जो व्यक्तित्व है वो एक चरणबद्ध तरीके से, क्रमिक रूप से विकसित होता है, वैसे ही एरिक एरिक्सन भी मानते हैं कि जो बालक का विकास है, व्यक्ति का विकास है, वह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। किंतु अगर हम बात करते हैं तो फ्रायड और एरिक्सन के में एक वैचारिक असमानता भी हम देख सकते हैं। फ्रायड का जो विचार है ना, वो व्यक्ति के मनोलैंगिक अवस्था तक ही सीमित है, जबकि एरिक्सन के जो सिद्धांत की हम बात करते हैं तो यह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल के बारे में, व्यक्ति जो अपने संपूर्ण जीवन काल में जो सामाजिक अनुभव प्राप्त करता है उसको ध्यान में रख के एरिक्सन का सिद्धांत है, उसको ध्यान में रख के एरिक्सन ने सिद्धांत दिया है। जबकि फ्रायड का सिद्धांत मूल रूप से व्यक्ति के मनोलैंगिक अवस्था तक ही सीमित है। तो हम ये देख सकते हैं कि एरिक एरिक्सन और फ्रायड में वैचारिक तौर पे, मूलभूत तौर पे कुछ अंतर भी है।
यही कारण है कि देखिए इन्होंने क्या किया, एरिक्सन ने बच्चे के संपूर्ण जीवन काल के बारे में बात की है। संपूर्ण जीवन काल में जो भी उसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अनुभव है, उसके बारे में ये सिद्धांत देते हैं। इसी कारण से क्या है ना कि इनके जो सिद्धांत हैं, एरिक्सन का जो मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, उसको जीवन अवधि का सिद्धांत भी कहा जाता है या लाइफ स्पैन डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट किसके द्वारा प्रतिपादित है, तो बेझिझक आप कह सकते हैं एरिक एरिक्सन, या फिर एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं, तो हम कह सकते हैं जीवन अवधि विकास सिद्धांत और लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। ठीक है। एरिक्सन का ये मानना है कि व्यक्ति विकास की प्रत्येक अवस्था में ना द्वंद्व का अनुभव करता है, और उस द्वंद्व के कारण उसके उसके सामने एक क्राइसिस की स्थिति पैदा होती है, संकट की स्थिति पैदा होती है। यानी एरिक्सन के हिसाब से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में दुविधापूर्ण स्थिति का सामना करता है, और उस दुविधापूर्ण स्थिति में व्यक्ति से उम्मीद की जाती है, व्यक्ति को कोई निर्णय लेना होता है। व्यक्ति इस मनोसामाजिक चुनौती को देखिए, व्यक्ति के सामने दुविधाएं आती है, पूरे जीवन में उसके सामने कुछ दुविधाएं आती है। उस दुविधा में व्यक्ति को कुछ निर्णय लेने होते हैं। ठीक है। व्यक्ति जब मनोसामाजिक चुनौती से ऐसे मोड़ पे स्वयं को पाता है जहाँ पे उसे कुछ निर्णय लेना पड़ता है। ठीक है। और व्यक्ति जो निर्णय लेता है, उसी निर्णय के आधार पे उसके विकास की दिशा निर्धारित होती है। यदि व्यक्ति ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति में उचित समाधान निकालने में सक्षम होता है, अगर व्यक्ति के सामने दुविधा है और उसने उस दुविधा का उचित समाधान निकाला, प्रभावशाली समाधान निकाला, तो इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। ठीक है ना। व्यक्ति के भीतर सकारात्मक मनोसामाजिक गुण विकसित होंगे। किंतु यदि व्यक्ति उस दुविधापूर्ण स्थिति में प्रभावशाली समाधान निकालने में असफल होता है, उस दुविधापूर्ण स्थिति का प्रभावशाली समाधान नहीं निकाल पाता है, तो इससे जो व्यक्ति का मनोसामाजिक गुण है वो नकारात्मक रूप से विकसित होंगे। व्यक्ति के अंदर नकारात्मक मनोसामाजिक गुण विकसित होंगे। तो सीधा फंडा ये है कि मनुष्य अपने जीवन काल में हर स्टेज में कुछ न कुछ दुविधाओं का सामना करता है। उस दुविधा में उसे एक निर्णय लेना पड़ता है, कोई भी निर्णय ले, चाहे वो सही निर्णय ले या गलत निर्णय ले। अगर व्यक्ति सही निर्णय लेता है तो उसका जो मनोसामाजिक यानी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक गुण है वो विकसित होंगे अनुकूल रूप से, सकारात्मक रूप से। किंतु यदि व्यक्ति उस निर्णय को सही से नहीं ले पाता है, वैसी दुविधापूर्ण स्थिति में सही निर्णय नहीं ले पाता है, तो उस दिशा में व्यक्ति के जो मनोसामाजिक गुण है नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। तो एरिक्सन ने ना, देखिए हम जिन दुविधाओं की बात कर रहे हैं, एरिक्सन का ये मानना है कि व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में ऐसी दुविधाओं का सामना करता है। एरिक्सन ने ना व्यक्ति के पूरे जीवन काल में इस प्रकार विकास के दृष्टिकोण से एरिक्सन ने व्यक्ति के पूरे जीवन काल को 8 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है। यानी व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में इन्हीं 8 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, और इन 8 अवस्थाओं में उसके सामने द्वंद्व होते हैं। इन 8 अवस्थाओं में द्वंद्व के रूप का समाधान व्यक्ति जिस प्रकार करता है, उसी प्रकार उसी अनुकूल उनके अंदर मनोसामाजिक गुण विकसित होते हैं। तो ये जो आठ मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं हैं, हम लोग एक एक करके इनका नाम देखते हुए चलते हैं। पहला है बुनियादी विश्वास बनाम अविश्वास या बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दूसरा है स्वायत्तता बनाम शर्त एवं शंका, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ठीक है। तीसरी अवस्था इन्होंने बताया है पहल बनाम अपराध बोध और इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। चौथी अवस्था इन्होंने कहा है परिश्रम बनाम हीनता और इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी। फिफ्थ स्टेज इन्होंने कहा है पहचान बनाम भ्रांति और आइडेंटिटी वर्सेस फ्यूजन और डिफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन और डिफ्यूजन, पहचान बनाम भ्रांति, ये फिफ्थ स्टेज इन्होंने कहा है। सिक्स्थ स्टेज एरिक्सन ने बताया है आत्मीयता बनाम अलगाव और इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। सातवां स्टेज और सेवेंथ स्टेज एरिक्सन ने बताया है जननात्मकता बनाम स्थिरता और जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। और
अंतिम और 8वां स्टेज एरिक्सन के हिसाब से है पूर्णता बनाम निराशा और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। 8वां स्टेज क्या बताया एरिक्सन ने? पूर्णता बनाम निराशा और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है, तो ये 8 अवस्था मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन काल में देखता है और इसी के आधार पे व्यक्ति के, मनुष्य के मनोसामाजिक गुण विकसित होते हैं। अब हम लोग ना एक एक करके इन सभी 8 अवस्था ये सभी जो 8 अवस्थाएं हैं, इनको क्रमिक रूप से हम लोग इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हर एक अवस्था के बारे में जानकारी, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली अवस्था हम लोग देखते हैं बुनियादी विश्वास बनाम अविश्वास और बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। देखिए, यह जो अवस्था है बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है, यह अवस्था बालक के जन्म से लेके 1.5 साल तक, ठीक है, या 0 से लेके 18 महीने तक आप कह लीजिए, 1.5 साल तक कह लीजिए, जैसे भी आप समझिए। तो यह बच्चा जब 1.5 साल का होता है, 1.5 साल तक का होता है, उस फेज में बच्चे के सामने ये अवस्था, ये प्रॉब्लम आती है। इसको नाम दिया गया है बुनियादी विश्वास बनाम अविश्वास। और इस दुविधा में, इस अवस्था में बालक जब इस अवस्था का समाधान करता है तो उसका जो मनोसामाजिक पक्ष विकसित होता है वो कहलाता है आशा या होप। ठीक है ना, यह विकास की प्रथम मनोसामाजिक अवस्था है। देखिए, बच्चा इस अवस्था में पूरी तरीके से अपने मम्मी पापा पे निर्भर होता है या अपने परिवार के और लोगों पे निर्भर होता है। बालक का जो पहला मनोसामाजिक या साइको सोशल स्टेज है वो है बुनियादी विश्वास बनाम अविश्वास। हम लोगों ने इसकी अवधि को देखा है कि यह जन्म से लेके 1.5 साल तक होता है। इस अवस्था में बच्चा टोटली अपने फैमिली मेम्बर्स पे, अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट होता है। यदि परिवार के सभी सदस्य बच्चों के प्रति, उस बच्चे के प्रति, ये देखिए, इस अवस्था में अगर बच्चे को अपने परिवार के सभी लोगों से स्नेह मिलता है तो बच्चा सुरक्षित अनुभव करता है और बालक के अंदर ऐसी भावना में, ऐसी स्थिति में विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। जबकि वहीं अगर हम देखें कि बच्चे को इस अवस्था में परिवार के लोगों से स्नेह नहीं मिले, परिवार के लोग उसका केयर नहीं करते हैं, तो बच्चे के अंदर अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है, वह असुरक्षित महसूस करता है। विश्वास का जब बालक अनुभव करेगा ना तो वो सुरक्षित होगा और सफलता के लिए सकारात्मक होगा। विश्वास का अनुभव व्यक्ति को सुरक्षित और सफलता के लिए सकारात्मक बनाता है। दूसरी तरफ विश्वास की भावना से जो बच्चे वंचित रह जाते हैं या जिनके अंदर विश्वास की भावना विकसित नहीं होती है, वो हमेशा संदिग्ध प्रवृत्ति के होते हैं, वो शंकालु होते हैं, शंकित रहते हैं, दूसरों के प्रति वो ज़्यादा विश्वास, दूसरों पे वो हमेशा शंका करेंगे, भरोसा नहीं करते हैं। और देखिए, जब बच्चे में विश्वास और अविश्वास एक साथ उत्पन्न होता है, ठीक है ना, देखिए हमने क्या पढ़ा है कि एरिक्सन ने क्या बताया कि हर स्टेज में बालक के सामने दुविधा होती है और उस दुविधा में बालक जो निर्णय लेता है उसी से उसके मनोसामाजिक गुण विकसित होते हैं। तो ये जो पहली अवस्था है बुनियादी विश्वास बनाम अविश्वास, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बच्चे को अगर सभी लोग स्नेह देते हैं तो बच्चे के अंदर विश्वास की भावना विकसित होगी। बच्चे को अगर परिवार के लोगों से, मम्मी पापा से स्नेह नहीं मिलता है तो उसके अंदर अविश्वास की भावना होगी, वो दूसरों पे विश्वास नहीं करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि बच्चे के सामने एक द्वंद्व उत्पन्न हुआ, विश्वास या अविश्वास का। अब बच्चा जब इस समस्या का, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था का समाधान करता है तो उसके अंदर आशा का गुण विकसित होगा, बच्चा आशावादी होगा, बच्चे के अंदर होप डेवलप होगा। ठीक है ना, तो हम क्या देख रहे हैं कि बुनियादी विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था में बालक अगर सफलतापूर्वक समाधान करता है तो बालक के अंदर कौन सा मनोसामाजिक गुण, कौन सा मनोसामाजिक पक्ष विकसित होगा? तो वो होगा आशा, उम्मीद, होप। बच्चा ऑप्टिमिस्टिक बनेगा, आशावादी बनेगा। इस अवस्था में आशा की भावना विकसित होने पर जब बच्चा वो बड़ा होता है तो बच्चा सामाजिक और धार्मिक मूल्यों का अनुपालन करने वाला होता है। जिस बच्चे के अंदर आशा की भावना विकसित होती है वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो सामाजिक नियमों का अनुपालन करेगा, धार्मिक नियमों का अनुपालन करेगा, यानी उसके अंदर सामाजिकता की भावना प्रभावशाली रूप से विकसित होती है। तो ये एरिक्सन की पहली मनोसामाजिक अवस्था थी,
बुनियादी विश्वास बनाम अविश्वास, जो जन्म से लेकर 1.5 साल तक की होती है, और इसमें बालक के अंदर कौन सा गुण विकसित होता है? आशा का गुण विकसित होता है। ठीक है ना? अब हम लोग देखते हैं एरिक्सन के दूसरे मनोसामाजिक अवस्था को, और एरिक्सन ने इसका क्या नाम दिया है? स्वायत्तता बनाम शर्त एवं शंका, और ऑटोनॉमी वर्सेस सेम इन डाउट। और इस समस्या के समाधान के पश्चात बालक के अंदर जो मनोसामाजिक गुण विकसित होते हैं वो होता है इच्छा शक्ति या विल पावर। चलिए इस अवस्था के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, यह जो अवस्था होती है वह बालक के 18 महीने से लेकर 3 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, यानी 1.5 साल से लेकर 3 साल तक की अवस्था बालक की स्वायत्तता बनाम शर्त एवं शंका की होती है। बच्चा इस अवस्था में ना अपने व्यवहार को स्वयं नियंत्रित करने का प्रयास करता है। देखिए, बच्चा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं चाहता है, वो खुद का कंट्रोल चाहता है। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखोगे ना कि इस अवस्था में जो सबसे खास बात आप देखोगे तो टॉयलेट ट्रेनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपके घर में भी बच्चे होंगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो बच्चा इस एज में होता है तो वो उस बच्चे को मतलब खुद से ही शौच क्रिया करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस अवस्था में जब बच्चा अपनी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होता है तो उसमें ना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब बच्चा अपने छोटे काम शरीर मतलब अपनी क्रियाओं को खुद से ही करने लगता है तो बच्चा काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है, उसे भरोसा होता है कि अरे वाह, मैं अपना सारा काम खुद से कर सकता हूँ। आप देखेंगे जो छोटा बच्चा कुछ करता है बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, जब लोग उसकी तारीफ करेंगे बहुत खुश होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो अपनी क्रियाओं को खुद से करना सीखता है तो बच्चे के अंदर ना बहुत कॉन्फिडेंस आता है। इस अवस्था में जब बच्चा अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करता है तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है। इस अवस्था में देखेंगे ना आप तो बच्चे दूसरे पे निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। आप देखोगे तो बच्चा जो है ना इस अवस्था में ना अपनी ही सुनते हैं, वो अपनी ही बात करेंगे। आप देखेंगे तो बच्चा जो है ना अपने पसंद को, अपने चॉइस को सबसे ऊपर मानता है। उसके अलावा मतलब वो जो पसंद करता है, जो खिलौना उसे पसंद है, जो कपड़ा उसे पसंद है, वही उसको चाहिए और कुछ नहीं। मतलब जो वो चाह रहा है वही ठीक है। तो बच्चा क्या देखते हैं इस अवस्था में कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होना पसंद करता है। अगर इस स्टेज में देखेंगे ना आप बच्चों को छोटे बड़े काम पे अगर डांटते रहेंगे तो बच्चे में क्या होता है, अपने योग्यता पे शक होने लगता है। इसलिए कहते हैं कि इस स्टेज में बच्चे को ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए। बच्चा देखेंगे बहुत एक्टिव रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा वो। ठीक है, और अगर उसके एक्टिविटी पे उसके घर वाले, उसके घर के बड़े लोग अगर उसको डांटते डपटते रहते हैं तो इससे क्या होता है ना कि वो बच्चा जो है ना वो साधारण काम को करने में भी संकोच का अनुभव करेगा। ठीक है, बच्चा जब इस अवस्था में बच्चा ऑटोनॉमी चाहता है, फ्रीडम चाहता है। और अगर उसके फ्रीडम को, ऑटोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए तो उसके अंदर फिर सेम संकोच या संदिग्ध संदेह होगा, उसे कोई काम करने में संकोच होगा। देखिए, बच्चा जब इस अवस्था में स्वायत्तता बनाम संकोच और शंका वाले द्वंद्व का समाधान करता है ना, समाधान में सफल हो जाता है तो बच्चे के अंदर विल पावर जैसी मनोसामाजिक गुण विकसित होती है। बच्चे के अंदर इच्छा शक्ति की भावना का विकास होता है। इच्छा शक्ति जिस बच्चे में ज़्यादा होगी, इच्छा शक्ति से पूर्ण बच्चे अपनी पसंद की वस्तुओं को चुनने और आत्मनियंत्रण में सहायक होते हैं। यानी जिस बच्चे के पास विल पावर है उसके ऊपर आत्मनियंत्रण भी खूब होगा, उसका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होगा। दूसरी तरफ जो बच्चा जिसमें इच्छा शक्ति या विल पावर की कमी होती है तो वो बच्चे ना अपने ही प्रति डाउट करते रहेंगे, उन्हें स्वयं पे विश्वास नहीं होता, उन्हें स्वयं पे उनके अंदर आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी होती है और वो किसी भी काम को स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने में वो बच्चे सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेज था, ये है स्वायत्तता बनाम शर्त एवं शंका और ऑटोनॉमी वर्सेस सेम इन डाउट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एरिक्सन के तीसरे साइको सोशल स्टेज या तीसरे मनोसामाजिक अवस्था को, जो है पहल बनाम अपराध बोध और इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक अवस्था में तीसरी अवस्था बताई है वो है पहल बनाम अपराध बोध या फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। और यह जो पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था है यह 3 से 5 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर जो मनोसामाजिक पक्ष विकसित होते हैं वह होता है
लक्ष्य या पर्पस। यह बालक की तीसरी अवस्था है। यह जो तीसरी अवस्था है पहल बनाम अपराध बोध की, इसकी जो अवधि है वो 3 से 5 वर्ष तक की होती है। और इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर जो मनोसामाजिक गुण विकसित होते हैं वो है लक्ष्य या पर्पस। यह विकास की तीसरी अवस्था है जो 3 से 5 वर्ष तक की होती है। ये तो हम लोग समझ चुके हैं। देखिए बच्चा इस अवस्था में आप देखोगे ना तो ये बच्चे का जो प्री स्कूलिंग स्टेज है, ठीक है, या पूर्व स्कूली अवस्था है, या आप कह सकते हैं कि यह जो बच्चे की अवस्था होती है यह पूर्व स्कूली अवस्था या आरंभिक बाल्यावस्था की अवधि होती है, जिसमें बच्चा अपनी शक्ति तथा प्रभुत्व को खेल या और क्रियाओं के द्वारा, अंतः क्रियाओं के द्वारा स्थापित करना चाहता है। इस स्थिति में ना बच्चे बड़े खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। देखेंगे वो वातावरण में जो भी अनुभव वो लेंगे, जो भी घटनाओं को वो देखते हैं, उसके प्रति वो काफ़ी सजग होते हैं, काफ़ी उत्सुक होते हैं। जैसे मैं अपना व्यक्तिगत एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरा बेटा 4 साल का है। तो अभी जैसे घर का काम चल रहा है, तो जो लेबर आते हैं काम करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उनके काम को देखता है। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है और वो पूरे दिन वो बालू गिट्टी वगैरह लेके वो खुद में अपने हिसाब से वो घर बनाता रहता है। फिर उसने खेत में खाद डालते देखा किसी को, तो वो मिट्टी लेके फूल पे डालेगा, ऐसे ही दरवाजे पे डालेगा, नीचे फेंकता रहेगा और यही समझता है कि वो खेत में यूरिया डाल रहा है, ठीक है ना। वैसे ही जैसे वो बच्चा देखता है कि गाय को जो भूसा वगैरह देते हैं, तो वो देखता है कि अच्छा वो चोकर लेके भूसा लेके खुद से दूर से ही गाय को फेंक देता है। उसे लगता है कि वो गाय को खाना दे रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चा इस अवस्था में क्रियाशील बहुत होता है और आसपास की जो भी क्रियाएं अन्य व्यक्ति द्वारा जो की जाने वाली क्रियाएं हैं वो उसको बहुत ही बारीकी से देखता है और उनके देखने के बाद क्या करता है बच्चा, उनके जैसा करना स्टार्ट करता है। वो भी अपने स्तर से पहल करता है उन क्रियाओं को करने की। बच्चों की पहल में रुचि तथा उत्सुकता की संतुष्टि के बजाय यदि अभिभावक उसके क्रियाकलापों के प्रति उदासीन होते हैं या उसे डांट देते हैं, आक्रामक होते हैं, तो उस अवस्था में बच्चे में अपराध बोध की भावना विकसित होती है और इस भाव के कारण बच्चा किसी भी काम में पहल नहीं ले पाता है। तो यहाँ पे अभिभावक को खास तौर पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चा यदि कुछ भी कर रहा है तो ये उसकी नैसर्गिक अवस्था है, उसे करने देना चाहिए। जब अभिभावक बच्चे को ये पहल करने की आज़ादी देंगे, पहल करने देंगे, ठीक है ना, तो बच्चा क्या होगा, अपने लक्ष्य को ढूंढने में सफल होगा। वैसे बच्चे जो होते हैं ना उनमें जो मनोसामाजिक गुण विकसित होंगे वो लक्ष्य का विकास होगा। बच्चा जब इस पहल बनाम अपराध बोध के संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसके व्यक्तित्व में लक्ष्य नाम का मनोसामाजिक गुण विकसित होता है। और जब बच्चे के अंदर लक्ष्य का मनोसामाजिक गुण विकसित होगा तो बच्चा क्या होगा, लक्ष्योन्मुख होगा, उद्देश्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति वो प्रोत्साहित रहेगा। तो ये है, हम देखते हैं पहल बनाम अपराध बोध, ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो 3 से 5 साल की अवस्था होती है और बच्चा इस अवस्था में लक्ष्य नाम के मनोसामाजिक पक्ष से पूर्ण होता है। अब हम लोग देखते हैं विकास की चौथी अवस्था जिसे एरिक्सन ने नाम दिया है परिश्रम बनाम हीनता या इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी, ठीक है। और यह जो अवस्था है यह 5 से 12 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो मनोसामाजिक पक्ष विकसित होते हैं वो है उसकी कार्य निर्वाह क्षमता या कंपिटेंसी। सो परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी, इसका अवधि है 5 से 12 साल और इसमें जो मनोसामाजिक पक्ष आते हैं वो है कार्य निर्वाह क्षमता। इस अवस्था में बच्चे अपनी क्रियाओं में सफलता प्राप्त करने पे काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। बच्चा जब कोई काम में सफल होता है तो बहुत ही गर्व होता है उसे अपने आप पे, अपनी उपलब्धि को वो सेलिब्रेट करता है। बच्चा अपनी कुशलता व क्षमता का प्रयोग नवीन क्षेत्र में उत्साहित होकर करता है। बच्चा जो भी सीख के आया है, बच्चे के अंदर जो भी कुशलता है, उसकी जो भी क्षमता है, तो वो नए क्षेत्र में भी उसका प्रयोग बहुत ही उत्साह के साथ करता है। अभिभावक और अध्यापकों से प्रोत्साहन बालक को परिश्रमी बनाता है। इस स्टेज में बच्चों को ना अगर टीचर, पेरेंट्स एप्रिसिएट करते हैं, एनकरेज करते हैं, तो बच्चा उसमें और ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, बच्चा और हार्ड वर्किंग होता है, बहुत मेहनत करता है। तो इस एज में बच्चों की ना तारीफ़ करनी चाहिए।
बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बालक जब कठिन चुनौती को पार करने में सफल नहीं होता है ना इस स्टेज में, तो कई बार उसके अंदर हीन भावना विकसित होने लगती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, बच्चा मेहनत करने से कतराने लगेगा। जब वो सफल हुआ तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, अगर वो सफल नहीं हुआ तो वहाँ पे एक चीज़ ये डर होता है कि बच्चे के अंदर इन्फेरियॉरिटी या हीन भावना न विकसित हो जाए। इसीलिए अभिभावक और अध्यापकों को हमेशा इस अवस्था में बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। जो बच्चा ना परिश्रम बनाम हीनता के संकट को सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, इस अवस्था में परिश्रम बनाम हीनता का जो संकट या द्वंद्व बच्चे के सामने होता है, जो बच्चा इसका हल सफलतापूर्वक कर लेता है, जो बच्चा इस अवस्था का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, उस बच्चे की कार्य निर्वहन क्षमता या कॉम्पिटेंसी काफ़ी ज़्यादा विकसित होती है। और जिस बच्चे के अंदर कार्य निर्वाह क्षमता या कॉम्पिटेंसी विकसित होगी, वह यह क्षमता बच्चे को विभिन्न वातावरणीय परिस्थितियों को फेस करने के लिए अनुकूल बनाते हैं। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस देते हैं कि वह विभिन्न वातावरणीय परिस्थितियों में सामंजस्य बिठा सके। अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में बच्चा सर्वाइव कर सके और पॉजिटिवली फेस कर सके। तो यह जो अवस्था थी, यह थी परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, यह 5 से 12 साल की अवस्था एरिक्सन के अनुसार है। और इस अवस्था में बच्चा जो मनोसामाजिक गुण प्राप्त करता है, वह उसकी कार्य निर्वहन क्षमता या कॉम्पिटेंसी होती है। तो इन 4 मनोसामाजिक अवस्था के बाद अब हम लोग एरिक्सन के 5वीं मनोसामाजिक अवस्था देखेंगे, जो है पहचान बनाम भ्रांति और आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन। देखिए, ये जो पहचान बनाम भ्रांति या आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन की अवस्था है, यह 12 से 19 वर्ष की अवस्था होती है। और इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो मनोसामाजिक पक्ष विकसित होते हैं, वह होती है कर्तव्य निष्ठा या फिडेलिटी। यह मूल रूप से किशोरावस्था की अवस्था है। देखिए, 12 से 19, ठीक है, किशोरावस्था की अवस्था है। एरिक्सन ये मानते हैं कि इस अवस्था में किशोर अपनी एक विशेष पहचान बनाना चाहते हैं। काफ़ी एम्बिशियस होते हैं बच्चे इस अवस्था में, जो किशोर होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी अपनी एक पहचान हो। इस अवस्था में किशोर देखेंगे ना, तो वो ज़्यादा उन्हें हस्तक्षेप पसंद नहीं, चाहे उनके अभिभावक, उनके शिक्षक या उनसे जो भी उम्र में बड़े हैं, अगर किसी भी बच्चों की सोच में या काम में वो दखल देते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, तो ये किशोरों को पसंद नहीं आती, उन्हें ये बुरा लगता है। इस अवस्था में किशोर अभिभावकों के हस्तक्षेप, प्रतिबंध और व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी को पसंद नहीं करते हैं। इस अवस्था में किशोरों के मन में मैं कौन हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, जैसे ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा उनके दिमाग में आते रहते हैं। बच्चे ना इस अवस्था में बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं कि वो कौन है, क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। और बच्चे में इस अवस्था में सामाजिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। आप देखेंगे ना, तो बच्चे जो इस अवस्था में होंगे, वो अपनी पसंद को लेके, जैसे आप ना खास तौर पे देखेंगे आईपीएल आने वाला है, तो बच्चों के इस स्टेज के जो लोग होंगे ना, वो फैन वार करके देखेंगे कि वो भी टीम को पसंद करते हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, एक्टर हो, रेसलर हो, मॉडल हो, सिंगर हो। तो वो जिसको भी पसंद करते हैं ना, या अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं या किसी पॉलिटिकल लीडर के सपोर्टर की बात करेंगे, तो बच्चे अपने आप को बहुत सिव होते हैं। बच्चे अपनी पसंद को लेके, अपनी सोच को लेके, अपनी आइडियोलॉजी को लेके एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं वो। तो किशोर में इस अवस्था में हम क्या देखते हैं कि वो अपने सामाजिक, धार्मिक या नैतिक मूल्यों के प्रति काफ़ी प्रतिबद्ध होते हैं। किशोर ने इस अवस्था में जब पहचान बनाम भ्रांति की संकट का सफलतापूर्वक सामना करते हैं, तो उनके अंदर कर्तव्य निष्ठा की भावना आती है। यह गुण किशोर, और यह कर्तव्य निष्ठा की भावना जब बच्चों के अंदर आती है ना, तो बच्चों में, किशोरों में, जब किशोर के अंदर पहचान बनाम भ्रांति के द्वंद्व का जब किशोर सफलतापूर्वक सामना करता है, तो उसके अंदर कर्तव्य निष्ठा की भावना विकसित होती है। और जब किशोरों के अंदर कर्तव्य निष्ठा की भावना विकसित होगी, तो वो सामाजिक मूल्य,
आदर्श, नियम इत्यादि का अनुपालन सहर्ष करेंगे। बच्चे किशोर उस अवस्था में किशोर इस द्वंद्व के समाधान के पश्चात कर्तव्यनिष्ठा से प्रेरित होकर सामाजिक मूल्य, आदर्श और नियमों का अनुपालन करते हैं। तो यह है पहचान बनाम भ्रांति की अवस्था, जो 12 से 19 वर्ष की अवस्था होती है। और इस अवस्था में किशोरों को जो मनोसामाजिक पक्ष या मनोसामाजिक गुण प्राप्त होता है वह कर्तव्यनिष्ठा या फिडेलिटी है। तो ये 5वीं अवस्था थी पहचान बनाम भ्रांति की। अब हम 6ठी अवस्था या आत्मीयता बनाम अलगाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो एरिक्सन के अनुसार में से 6ठी मनोसामाजिक अवस्था है। आत्मीयता बनाम अलगाव को हम लोग अंग्रेजी में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन कहते हैं। और यह जो अवधि होती है वो 20 से 40 साल की होती है। और इस अवधि में 20 से 40 साल की अवधि में जो मनोसामाजिक पक्ष व्यक्ति में विकसित होता है वो अफेक्शन या प्रेम है। आप देखेंगे तो यह अवस्था व्यक्ति की प्रौढ़ावस्था का आरंभिक चरण है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यदि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं तो उनके बीच में आत्मीयता की भावना विकसित होंगी। देखेंगे ना तो इस अवस्था में लोग जो है दूसरे लोगों के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन मेंटेन करने पे जोर देते हैं। ठीक है, चाहते हैं कि और लोगों के साथ उन्हें आत्मीयता मिले, उनके संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हो। ठीक है ना, तो व्यक्ति अन्य व्यक्ति से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहते हैं, उनके बीच आत्मीयता की भावना विकसित हो, व्यक्ति ऐसा प्रयास करते हैं। वहीं ऐसे व्यक्ति जो समाज में अपनी पहचान बनाने में सफल नहीं हो पाते, ठीक है, या जो इच्छित अवस्था या जो वो इच्छित जो भी उपलब्धि है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उनके देखेंगे ना तो वो ज़्यादा मतलब आत्मीयता का अनुभव नहीं करते हैं, अन्य लोगों के साथ वो ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाते हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्य रूप में अवसादग्रस्त होने लगते हैं। व्यक्ति जब आत्मीयता बनाम अलगाव के संघर्ष का समाधान कर लेता है तो उसके अंदर प्रेम का मनोसामाजिक गुण विकसित होता है। इस संघर्ष में सफल समाधान नहीं निकाल पाते जो व्यक्ति, वो दूसरों से प्रेम पाने में वंचित रह जाते हैं या वो दूसरों के साथ आत्मीय संबंध नहीं बना पाते हैं और वह स्वयं में इग्नोर्ड या सेपरेटेड कह सकते हैं आप, या परित्यक्त या रिजेक्टेड कह सकते हैं। तो वैसे व्यक्तियों के अंदर रिजेक्टेड होने की फीलिंग आने लगती है, वो अवसादग्रस्त हो जाते हैं, वो कटुता उनके अंदर विकसित होने लगती है। एरिक्सन ने ये बताया ना कि व्यक्ति स्वयं की सशक्त पहचान बनाना चाहता है और इसी भावना के कारण व्यक्ति अन्य लोगों के साथ आत्मीय संबंध विकसित करता है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं 6th स्टेज, आत्मीयता बनाम अलगाव और इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इस स्टेज में जो क्राइसिस है, जो द्वंद्व है, जो डिलेमा है, उसको फेस करने के बाद, उसको ओवरकम करने के बाद जो गुण विकसित होता है वो है अफेक्शन, जिसकी अवधि 20 से 40 साल की होती है। उसके बाद एरिक्सन ने ना जो 7वां सिद्धांत बताया है, 7वां अवस्था बताई है, वो है जननात्मकता बनाम स्थिरता या जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। यह जो 7वीं अवस्था है, 7वीं मनोसामाजिक अवस्था है एरिक्सन के अनुसार, इसकी अवधि होती है 40 से लेकर 65 साल तक की। और इस अवस्था के समाधान के बाद, इस अवस्था के द्वंद्व का जो समाधान व्यक्ति कर लेता है, उस व्यक्ति के अंदर देखभाल या केयर की भावना विकसित होती है। यह अवस्था मध्य प्रौढ़ावस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने परिवार व बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करना चाहता है। आदमी चाहता है कि वो कुछ ऐसा कर जाए जिससे उसके बाद उसकी फैमिली या उसके बच्चों की लाइफ सिक्योर हो, उनका फ्यूचर सिक्योर हो। तो इस अवस्था में व्यक्ति अपने फैमिली के लिए कुछ अचीव करना चाहता है, अपने फैमिली को एक सिक्योर्ड फ्यूचर देना चाहता है, अपने बच्चों के लिए एक पॉजिटिव, एक सिक्योर्ड फ्यूचर हासिल करना चाहता है। एरिक्सन ने व्यक्ति की इस भावना को जननात्मकता की संज्ञा दी है या जेनरेटिविटी या जननात्मकता। एरिक्सन ने इस स्टेज को कहा है, इस फीलिंग को कहा है। जननात्मकता का भाव ही अभिभावक और अध्यापकों को बालकों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आप देखेंगे ना तो जो हमारे अभिभावक होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे लिए वो सब जो भी अच्छा हो वो कर सके। वैसे ही हमारे जो टीचर हमें पढ़ाते हैं,
हम जब स्कूल में थे तो हमारी गलतियों को दूर करते, या आगे कॉलेज में भी आप देखेंगे तो जो टीचर हमारे लिए अ, अच्छा सोचते हैं, वो उनके अंदर यही फीलिंग होती है, यही जनरेटिविटी की फीलिंग होती है, क्योंकि वो हमें अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं, वो हमारा विकास करना चाहते हैं। तो जिन व्यक्ति में जननात्मकता की भावना होती है, वो अपने परिवार, अपने छात्रों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहेंगे। लेकिन जिन व्यक्ति में जननात्मकता की भावना का अभाव होगा, वह स्वयं को एक अकर्मण्य और असफल व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। उनके अंदर हीनता घर करने लगती है। वो अपने आप को असफल मानते हैं। वो मान के चलते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी खास नहीं किया। तो एरिक्सन ने व्यक्ति के स्वयं को अकर्मण्य और असफल समझे जाने की कुंठित भावना को ही स्थिरता का नाम दिया है। यानी जब व्यक्ति खुद को असफल मान लेता है, खुद में ही कुंठाग्रस्त हो जाता है, तो इस भावना को एरिक्सन ने स्टैग्नेशन या स्थिरता का नाम बताया है। तो हम जो ये अवस्था देख रहे हैं, जननात्मकता बनाम स्थिरता, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जननात्मकता या जनरेटिविटी वो फीलिंग है जब व्यक्ति अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, यानी उनके अंदर वो पॉजिटिविटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जबकि जो व्यक्ति ऐसा करने में असफल होते हैं, वो कुंठित हो जाते हैं, ठीक है ना, पैसिव हो जाते हैं। तो उसको एरिक्सन ने क्या कहा है, स्थिरता या स्टैग्नेशन। जननात्मकता बनाम स्थिरता या जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन की दुविधा का समाधान करने पर व्यक्ति में देख रेख का मनोसामाजिक गुण विकसित होता है। इस द्वंद्व का समाधान करने के बाद व्यक्ति केयरिंग हो जाता है, उसके अंदर केयर की भावना विकसित होती है, देख रेख की भावना विकसित होती है। और जो लास्ट मनोसामाजिक अवस्था एरिक्सन ने बताया है, वह है पूर्णता बनाम निराशा या इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। यह जो अवस्था है वो 65 वर्ष से लेके व्यक्ति के शेष जीवन काल तक होता है, यानी मरने तक। 65 साल से लेके व्यक्ति के मृत्यु तक की अवस्था है। यह वृद्धावस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति जो है ना, अपने अतीत को याद करके गौरवान्वित होता है। अतीत के जो व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्ति उसको महत्वपूर्ण मानता है। आप देखेंगे ना कि जो घर में हमारे वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो हमेशा अपने समय की बातों को सबसे बेस्ट बताएंगे। उनके समय में जो भी कल्चर था, जो भी चीज़ें थी, जो भी सिस्टम था, वो उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है ना। प्रेमचंद जी की ना एक लाइन, मुझे उपन्यास का नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो उनकी एक लाइन थी कि व्यक्ति को हमेशा अपने अतीत पे गर्व, भविष्य की चिंता और वर्तमान पे रोष होता है। ऐसा ही कुछ लाइन था कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें हमेशा अतीत पे गर्व होता है, भविष्य को लेके चिंता होती है। उन्हें लगता है कि आगे जाके पता नहीं क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, ये समाज कहाँ जाएगा। और वर्तमान पे उन्हें रोष होता है, यानी वो जो वर्तमान में अपने साथ देख रहे होते हैं, अपने सामने जो भी चीज़ें देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये बेकार है। हमारे टाइम में जो होता था वो बहुत बढ़िया होता था। हमारे टाइम में पढ़ाई, हमारे टाइम का सिस्टम, हमारे टाइम के कल्चर, हमारे टाइम के गाने, हमारे टाइम का हर चीज़ आप ये देखेंगे तो ये वही अवस्था होती है, 65 साल से ऊपर की अवस्था, जहाँ पे व्यक्ति अतीत केंद्रित होते हैं। वो अतीत के अनुभवों को सर्वोपरि मानते हैं और अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों का आकलन व्यक्ति इस अवस्था में करते हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत की उपलब्धियों को सोचकर संतुष्टि का अनुभव करते हैं, उनमें पूर्णता की भावना विकसित होती है। जिन्हें लगता है कि नहीं, उन्होंने अतीत में काफ़ी अच्छा कर लिया है, तो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उनके अंदर पूर्णता की भावना विकसित होती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने अतीत में स्वयं को असफल मानते हैं, उनमें निराशा और कड़वाहट की भावना आती है। जिन्हें लगता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में, पास्ट में कुछ खास नहीं किया, तो वो डिस्पेयर, पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, डिस्पेरिटी बढ़ जाती है उनके अंदर, कड़वाहट आ जाती है। तो जब व्यक्ति पूर्णता बनाम निराशा की दुविधा का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, तो उसके बाद व्यक्ति के अंदर जो मनोसामाजिक गुण विकसित होता है, वो मनोसामाजिक गुण है परिपक्वता या मैच्योरिटी। तो हमने जो मनोसामाजिक आखिरी मनोसामाजिक अवस्था देखी है, पूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये 65 साल से लेकर व्यक्ति के मृत्यु तक की अवस्था है। और इस अवस्था में व्यक्ति जिस मनोसामाजिक पक्ष से पूर्ण होता है, वह मनोसामाजिक पक्ष है परिपक्वता। तो हमने आज के इस वीडियो में एरिक एरिक्सन के 8 मनोसामाजिक अवस्थाओं के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की।
और मैं आशा करता हूं कि अब आप एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित मनोसामाजिक सिद्धांत को अब आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। साथ ही आपके परीक्षा में अगर इनसे संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं तो आप उसका समाधान सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में दी गई ये जानकारी पसंद आई तो आप अपने उन सभी मित्रों के साथ कृपया साझा करें जिनके लिए ये जानकारी उपयोगी हो सकती है। जो भी मित्र आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हों, जो डीएलएड या बीएड जैसे कोर्स शैक्षणिक कोर्स कर रहे हैं, तो उनके साथ आप इन्हें साझा करें ताकि आपके मित्र भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।